सिवनी मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो गए हैं, तो सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। तो सिवनी बॉर्डर का इलाका है और यहाँ बड़ी घटना घटी है, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। तो जांच के लिए एसडीजी स्तर के अफसर का दल भी भेजा गया है, तो वहीं जांच की रिपोर्ट पर कठोर कार्रवाई भी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत गंभीर है और ये हमारे अपने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हमारे अपने जैसे गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक सिवनी में थोड़ी इसकी चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई। तो सिवनी मामले पर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो चले हैं। उनका निर्देश है कि दल की रिपोर्ट पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और आपको बता दें, उनका कहना है कि सिवनी बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर बड़ी घटना घटी है, इसलिए जांच के लिए एडीजी स्तर के अफसर का दल भी भेजा गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान सामने आया है सिवनी मामले को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि दल की रिपोर्ट पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी श्याम जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, अब तो सीएम ने कह दिया है कि ये घटना बहुत बड़ी है और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इसके ऊपर? देखिए, अपडेट सीधा सा है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है, आदेश दिया है अपने मातहत अधिकारियों को कि हर हाल में गौ रक्षा करनी है। गौवंश के ऊपर किसी भी तरह का जो अगर अत्याचार होता है, नृशंसता होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस पर कानून लागू है, उसके बाद ऐसी घटना होना बहुत संवेदनशील विषय है। इसी को देखते हुए सीएम ने कहा है कि अब कानून सर्वोपरि है, उसकी पेरिफेरी में जो है हर हद तक जाकर कार्रवाई करेगी सरकार। जी ठीक है श्याम जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो गौवंश मामले पर एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो चले हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज नीट यूजी के छात्रों का री एग्जाम होना है। भारी बवाल के बीच ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का री एग्जाम दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होना है। तो बताते चलें कि देश भर के 1563 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। तो जहां छत्तीसगढ़ के 602 विद्यार्थी आज परीक्षा देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज ये परीक्षा होगी, जो कि दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और 6 बजे तक ये परीक्षा चलनी है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर नीट मामले में कब क्या क्या हुआ है। सबसे पहले 5 मई की बात करते हैं। तो नीट यूजी परीक्षा में 24 लाख बच्चे शामिल हुए। 5 मई को नीट की परीक्षा होती है, जिसमें करीब 24 लाख बच्चे परीक्षा देने के लिए बैठते हैं। फिर 6 मई को एनटीए ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर पेपर लीक से इनकार कर दिया। जब ऐसे आरोप लगे कि पेपर लीक हुए हैं तो इससे इनकार किया गया। फिर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वैश्विनी यादव के रिजल्ट को होल्ड करने से मना कर दिया। जब एक बार कार्रवाई की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि किसी भी छात्र का रिजल्ट जो है नहीं रोका जाएगा। फिर बात आती है 1 जून की, जिस दिन नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी पर याचिका दायर की गई। तो अब यहाँ से मेन जो मामला है शुरू हो जाता है, क्योंकि 4 जून को जैसे ही नतीजे आते हैं वैसे ही तय तारीख से 10 दिन पहले परीक्षा परिणाम घोषित होने पर ही बवाल शुरू हो जाता है कि क्यों, आखिर गड़बड़ी तो हुई है। तो 4 जून को क्या होता है कि जो भी 67 स्टूडेंट्स जिनको AIR 1 रैंकिंग मिली है वो सभी टॉपर बनते हैं और इसी के बाद से ये मामला तूल पकड़ता है कि कैसे 60 से ऊपर बच्चे कैसे AIR 1 रैंकिंग पा सकते हैं। फिर 8 जून को एक ही सेंटर से 6 टॉपर और ग्रेस मार्क्स मिलने पर देश भर में प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो 8 जून ये अहम तारीख है जिस दिन ये प्रदर्शन शुरू होता। उसके बाद 9 जून की बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में काउंसलिंग पर रोक लगती है और फिर परीक्षा कराने की मांग की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि काउंसलिंग पर रोक लगा दीजिए और फिर से री एग्जाम कराया जाना चाहिए।
फिर 11 जून को कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 11 जून को मना कर देता है और फिर कहता है कि एनटीए को कहता है कोर्ट की गड़बड़ी को लेकर 2 हफ्ते में जवाब दीजिए कि जो गड़बड़ी हुई है आखिर क्यों हुई है, क्या वो गड़बड़ी है नहीं है, इसके ऊपर 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। फिर 13 मई को होता है क्या, एनटीए ने कोर्ट में कहा कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उसके लिए एनटीए कहता है कि वो जो है जिम्मेदार हैं और उनकी जो है परीक्षा फिर से 23 जून को होगी और जो बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनका फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा और वो भी ग्रेस मार्क्स के बिना। तो अब ये जो है आपको बता रही हूँ कि एनटीए अपनी गलती मानता है, कहता है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और चूंकि ग्रेस मार्क्स दिए हैं इसलिए री एग्जाम करवा लेते हैं, जो बच्चे देंगे ठीक है, जो नहीं देते हैं उनका जो है ग्रेस मार्क्स के बिना रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर बात आती है 14 जून की, जिस दिन नीट यूजी विवाद की सीबीआई जांच की मांग की गई। तो अब 14 जून से यह मामला बढ़ता चला जाता है, सीबीआई जांच की मांग की जाती है। फिर 15 जून को बिहार में ईओयू ने पेपर लीक केस में 3 जिलों से सॉल्वर गैंग से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और यहीं पे नाम आता है अनुराग यादव का भी। फिर 16 जून की बात करें जिसमें शिक्षा मंत्री ने माना कि एनटीए से गड़बड़ी हुई है। तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जो है मना कर दिया था, उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 16 जून को वो स्वीकारते हैं कि हाँ एनटीए से गड़बड़ी हुई है। फिर 17 जून बिहार पुलिस की ईओ ने आरोपियों के नाम पर जारी 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए। अब इसके बाद से जो है ये मामला बढ़ता चला जाता है और फिर 18 जून को क्या होता है कि कोर्ट ने एनटीए को जो नोटिस भेजा और कहा कि अगर किसी की भी ओर से 0.0001% भी लापरवाही हुई है तो इसमें जांच हो, इसके ऊपर कार्रवाई हो। फिर 18 जून को पूरी तरह से ये निपट जाना चाहिए, यही कहा जाता है, अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई है तो इसको निपटा देना चाहिए। और फिर 19 जून को होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है सीबीआई जांच को खारिज करती है और फिर 20 जून को कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। जाहिर सी बात है 24 लाख बच्चे चूंकि परीक्षा में बैठे थे और ये 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। तो बात फिर 21 जून की आती है और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से चूंकि इनकार कर दिया तो उसकी जो है काउंसलिंग नहीं रोकी गई। और अब बात कर लीजिए आज की। तो आज 23 जून और आज विद्यार्थी आज एग्जाम देंगे जिसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर मोहन यादव की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी कार्यालय के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर सहित बीजेपी के तमाम नेता भी शामिल रहे। बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में 2 ऐसे असमयी मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अपनी सरकार में इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसके माध्यम से देश ने अभी तक की सबसे बहुत बड़ी विभीषिका सहन की है, 40,000 से ज़्यादा निरपराध लोग जिसमें मारे गए, ऐसे उस 1951-52 में जो मुद्दा बताया गया था उस धारा 370 के कलंक को धोने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम अपनी इस भूमिका को भी स्मरण रखेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सच्चे अर्थों में ये हमारी श्रद्धांजलि भी हुई है। तो वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में पौधारोपण किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आज से एक अद्भुत अभियान भी शुरू हो रहा है। तो वहीं उनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम, तो यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसीलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम वृक्षारोपण है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है।
एक पेड़ मां के नाम, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। तो केंद्र में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के साथ ही अब उनके स्टाफ में अफसरों की तैनाती भी शुरू हो गई है। आईएएस एसएस नकुल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पीएस नियुक्त किया गया है, तो आईआरएस विनय कौशल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का पीएस, और इसके साथ ही आईएएस चौधरी उदय गौरी शंकर को जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो वहीं आईएफओएस तख्त सिंह राणावत को उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी का पीएस नियुक्त किया गया है। तो आइए अब आपको समझा देते हैं कि ये वो 5 नाम कौन से हैं। तो एसएस, ये 4 नाम कौन से हैं, माफ कीजिएगा। तो एसएस नकुल आईएएस अधिकारी हैं, उनको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पीएस नियुक्त किया गया है। तो वहीं विनय कौशल आईआरएस हैं, जिनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का पीएस नियुक्त किया गया। तो वहीं चौधरी उदय गौरी शंकर, ये भी आईएएस अधिकारी हैं, जिनको जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का पीएस बनाया गया है। और फिर चौथा नाम है तख्त सिंह राणावत का, जो आईएफओएस अधिकारी हैं, और उनको उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी का पीएस बनाया गया है। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जेपी हॉस्पिटल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। इसी बीच विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि शहर से गांव तक कार्यक्रम चलाया जाएगा और इस बात की कोशिश रहेगी कि 0 से 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाए। तो इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में कई बच्चों को अपने हाथ से पोलियो की दवा भी पिलाई है। और ये तस्वीरें भोपाल की। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की सर, आपने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत नहीं, मेरा तो इस शुरुआत के साथ ही सभी से अपील है आपके माध्यम से कि इस अभियान को समझें, इसके गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 0 से 5 वर्ष के बच्चों को यदि हमने 2 बूंद पोलियो की खुराक नहीं पिलाई तो कल वो पोलियो ग्रस्त हो सकते हैं और एक गंभीर बीमारी के आगोश में आ सकते हैं। इसलिए इन नौनिहाल बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए जो सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है, उसमें सभी इसमें अपना अपना योगदान दें, जिससे ये 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सर, ग्रामीण स्तर पे क्या तैयारी है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, तैयारी क्या है? पूरे प्रदेश में शहर और ग्रामीण स्तर को मिला के 55,000 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं और लोग आसानी से अपने घरों से, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, ज़्यादा दूर उनको ना जाना पड़े और वो अपने बच्चों को लेके वहाँ पर खुराक दिला सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। सर, एक लास्ट सवाल, आने वाले समय में मौसम भी बदलाव हो रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी अस्पतालों में? बरसात जनित जो बीमारियां होती हैं उससे संबंधित तमाम तरह की दवाई से लेके और स्वास्थ्य विभाग के अमले को इस दिशा में सजग और सक्रिय रहने के लिए निर्देश जारी हैं और इस प्रकार की कोई भी परिस्थितियां नहीं आए, इसके लिए हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी थे, जिन्होंने बताया कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं ये, तो इन्होंने बताया कि पल्स पोलियो अभियान ग्रामीण स्तर तक चलाया जाएगा, कोई बच्चा पोलियो लेने से चूक ना पाए, इसको लेकर ये अभियान है। और आने वाले समय मौसम बदलेगा, मौसम के समय जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसको लेकर भी अस्पतालों में पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो एमपीपीएससी की प्री पेपर परीक्षा आज हो रही है। तो इस परीक्षा में लगभग 1,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं। बता दें कि 110 पदों के लिए पेपर परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें 15 डिप्टी कलेक्टर और 22 डीएसपी और बाकी अन्य पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। तो बता दें कि परीक्षा देने जा रहे छात्रों से विस्तार न्यूज़ ने जब बातचीत की तो सुनिए छात्रों ने क्या कुछ कहा। एमपीपीएससी की प्री पेपर परीक्षा आज हो रही है। मैं इस वक्त नूतन कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं अब वो अंदर धीरे धीरे करके जा रहे हैं। कुछ समय में ये परीक्षा चालू हो जाएगी। पेन और पेपर मोड में ये परीक्षा है। सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी जो चेकिंग है वो करने के बाद ही अंदर छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। आपको जो लोग इधर पेपर देने के लिए अंदर जा रहे हैं उनसे भी मैं बातचीत करूँगा और जानूँगा कि पेपर को लेकर कैसा उत्साह है। आप लोग प्री पेपर परीक्षा है आज आप लोगों की, क्या कहेंगे, कैसा उत्साह है?
जी, उत्साह तो जैसा रहता है वैसा ही है। प्रिपरेशन अप टू द मार्क है। अब जैसा क्वेश्चन आता है उस हिसाब से प्रतिक्रिया तो अब एग्ज़ाम के बाद दी जाएगी। क्या कहेंगे मैडम आपकी अभी काफ़ी टेंशन में हूँ। काफ़ी टेंशन में है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। इधर है, तैयारी कैसी है भाई? तैयारी अच्छी है, उत्साह है? उत्साह है जी। नर्वस तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पद बहुत कम है, 110 पद हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। अपना प्रयास देंगे पूरा जितना हो सके। अपना प्रयास देंगे। और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी आजमगढ़ से हैं। अच्छा, आजमगढ़ से यहाँ? जी एमपी मध्य प्रदेश पुलिस में हैं। जी, तो तैयारी अच्छी है? ये तैयारी अच्छी है। चलिए तैयारी अच्छी है। देखिए लोग इधर जो लड़के हैं उनकी लाइन लगी हुई है, उधर जो लड़कियां पेपर देने के लिए अंदर जा रहे हैं उनकी लाइन लगी हुई है। इनके प्रवेश पत्र जो है वो देखे जा रहे हैं। और 10 बजे से ये पेपर परीक्षा होनी है, 10 से 12 बजे 2 घंटे में होगी। फिर दूसरा जो है 2:15 बजे से 4:15 बजे तक होना है। पेन पेपर मोड में पेपर होना है। 27 ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं जो मॉनिटरिंग करेंगे, किसी प्रकार की कोई पेपर में दिक्कत ना हो, इसलिए जो राज्य सेवा आयोग है उसने किसी प्रकार की सुरक्षा से कोताही नहीं बरती है। फिलहाल कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो वहीं भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब रहवासी राजधानी में चल रही बस सेवा का आनंद ले पाएंगे। बता दें कि बीते कई दिनों से लो फ्लोर बस की हड़ताल चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है। हड़ताल खत्म होने के बाद आज से 6 रूट पर ये बसें चल रही हैं और नगर निगम आयुक्त के भरोसे के बाद अब हड़ताल भी खत्म हो गई है। चौबीस जून को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। रानी दुर्गावती के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव महाकौशल को कई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबलपुर की ये तस्वीरें हैं और जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता दुर्गेश ने। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 24 जून यानी कि कल जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम होगा, जहां की तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये मुख्य आयोजन यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जो प्रदेश स्तरीय होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस कार्यक्रम में शिरकत करने जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत होगी रानी दुर्गावती के समाधि स्थल यानी कि नरई नाला में जो समाधि स्थल है वहां पर माल्यार्पण करने के बाद फिर मुख्यमंत्री का काफिला जो है इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि भव्य मंच यहां पर एक बनाया जा रहा है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है, पूरा वाटरप्रूफ पंडाल यहां पर तैयार किया जा रहा है। और चूंकि जो रानी दुर्गावती थी वो आदिवासियों की जननायक कहलाती हैं, एक शहीद कहलाती है, तो इस लिहाज से इस कार्यक्रम को और भव्यता देने के लिए यहाँ पर न केवल जबलपुर बल्कि आसपास के तमाम जिलों से आदिवासी खासकर यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे। इसके साथ साथ रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जो ठीक इस मंच के पीछे एक बड़ा एरिया है जहाँ पर जो एक बड़ा रूम बनाया जा रहा है, एक प्रदर्शनी स्थल बनाया जा रहा है, जहाँ पर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित तमाम चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। और इन सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित शौर्य यात्राएं भी जबलपुर पहुंचने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम होगा और यहाँ से जो उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इस कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर समेत पूरे महाकौशल को कई सौगातें भी दे। चूँकि रानी दुर्गावती के जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसलिए हर महीने उनके नाम पर एक बड़े बड़े कार्यक्रम होना है। लेकिन चूंकि बलिदान दिवस है, इस लिहाज से इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री बहुत बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। इंदौर में एक युवा नेता की हत्या कर दी गई है। हत्या क्यों की गई, कौन कौन आरोपी है, जिसकी हत्या हुई वो कौन था, हमारे इस खास रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से देखिए। शहर में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है। बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या जेल रोड स्थित गणेश मंडल सभागृह के सामने हुई है। हत्या के बाद मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हत्या का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये हत्या तब हुई थी जब मोनू कल्याणी
आज सुबह भगवा वाहन रैली निकालने वाले थे, जिसके लिए वे चौराहे पर देर रात बैनर पोस्टर लगवा रहे थे। तभी बाइक सवार 2 युवक मोनू के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर मोनू के सीने पर गोली मार दी और वहां से भाग निकले। वहां मौजूद मोनू के दोस्त जब बचाव के लिए आए तो उन पर भी बदमाशों ने फायरिंग कर दी और वहां से भाग निकले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिमन बाग के आगे जेल रोड पर गणेश मंडपम के बाहर। यह वो जगह है जहाँ पर मोनू कल्याणे का मर्डर किया गया था। गोली लगने के बाद जो खून निकला था वो स्पॉट पे खून भी नजर आ रहा है। इस रोड पर मोनू कल्याणे अपने साथियों के साथ में भगवा झंडे और बैनर लगा रहे थे। आज उनकी भगवा यात्रा निकाली जानी थी, उस यात्रा की ही तैयारी चल रही थी। देर रात तैयारी करते वक्त ही उनको गोली मार दी गई। हर साल मोनू कल्याणे इस रैली का आयोजन किया करते थे और इसी के ये बैनर लगे हुए हैं। भगवा यात्रा निकाली जाती थी। ये पूरी वारदात अर्जुन पथरोड और पीयूष पथरोड द्वारा अंजाम देने की बात कही जा रही है। मोनू को गोली लगने के बाद उनके दोस्त नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ महीने पहले मोनू ने ही अर्जुन को थाने से छुड़वाया था। अर्जुन और मोनू के बीच कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी। जिन बदमाशों ने मोनू कल्याणे की हत्या की है वो उसके ही कॉलोनी के रहने वाले हैं। करीब 4 दिन पहले बदमाश अर्जुन और पीयूष ने उनके घर को खाली कर दिया है। तो वहीं मोनू को गोली लगने की खबर लगते ही उनके घर वाले बदहवास हो गए और जैसे ही उनको पता लगा कि हत्या कॉलोनी के रहने वाले ने की है तो उनके परिजनों ने कॉलोनी में हंगामा कर दिया। गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। इंदौर में देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके गुस्साए साथियों ने जो आरोपी है पीयूष और अर्जुन, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद यह पूरी वारदात प्री प्लानिंग के साथ दी गई थी, क्योंकि जो आरोपी है उनके परिजन पहले ही यहां से घर छोड़कर जा चुके थे। मोनू कल्याणे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के खास थे। मोनू हर साल अपने इलाके में भव्य कार्यक्रम करवाते थे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य लोग भी शामिल होते थे। मोनू भाजपा के बड़े नेताओं के भी करीबी थे। ऐसे में इस घटना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कार्रवाई कर आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था और वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा काम करता था। आज उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे, हमारी इच्छा हो। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात हो गया। मौके पर एक डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी और 3 एएसपी और साथ ही करीब 6 से 7 थाना प्रभारी भी मौजूद थे। फिलहाल इस मामले में दोनों ही आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच सहित अलग अलग टीम भी बनाई गई है। पुनीत विजयवर्गीय की खास रिपोर्ट विस्तार न्यूज के लिए।